नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक सरोज स्मृति के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह की जो आलोचनात्मक टिप्पणी है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में सरोज स्मृति का विश्लेषण करते हुए जो उन्होंने बातें कही हैं, आज हम उसको देखेंगे और उसको पढ़ते हुए हम ये समझेंगे कि सरोज स्मृति की मूल कथा वस्तु क्या है, इसके माध्यम से निराला क्या बताना चाहते हैं, उसके सरोज स्मृति के पूरे विषय वस्तु, पूरे तथ्यों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, बच्चन सिंह लिखते हैं कि तुलसीदास जो रचना है 1934 में आई, सरोज स्मृति 1935 में आई रचना, और राम की शक्ति पूजा 1936 में। ये तीनों रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वोत्तम रचनाएं हैं। ठीक है, यद्यपि निराला ने और बेहतरीन रचनाएं की हैं, लेकिन ये तीन रचनाएं जो हैं अत्यंत ही उच्च कोटि की और निराला जी की सर्वोत्तम रचनाओं में है। इनमें से एक प्रमुख रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के संबंध में हम ये जानते हैं कि इसे हिंदी का पहला शोक गीत या यूँ कहें कि एकमात्र शोक गीत कहा जाता है। इसके संबंध में हम ये जानते हैं कि सरोज स्मृति रचना निराला ने अपनी एकमात्र पुत्री सरोज के मृत्यु के शोक में, मृत्यु के पश्चात उनके शोक में लिखी है। उनकी पुत्री सरोज 18 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद उनका आकस्मिक निधन हो जाता है और अपनी पुत्री के वियोग में उसको समर्पित करके यह सरोज स्मृति रचना उन्होंने रची है। ठीक है, अब इस रचना के संबंध में बच्चन सिंह क्या बातें लिखते हैं, आइए देखते हैं। अपनी पुस्तक उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या कुछ लिखा है उन्होंने, देखिए। सरोज की मृत्यु निराला के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है, पर इस दुर्घटना को एक श्रेष्ठ प्रगीत में बांध देना उनके संयम, आंतरिक क्षमता, तटस्थता और समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण है। उनके जीवन में बिखराव की स्थितियां तो पहले से ही थी, किंतु यहाँ पर उनके व्यक्तित्व के विघटन के चित्र उभर आते हैं। पर पुत्री की मौत ने तो उनकी समस्त चेतना को एक बिंदु पर केंद्रीभूत कर दिया। जीवन के करुणतम क्षणों में कवि का अत्यंत संवेदनशील मन समाधिस्थ हो जाता है। अपने जीवन की असफलताओं को अपनी स्मृतियों में वह पुनः जीता है और रचता है। सब मिलाकर सरोज स्मृति करुणा की त्रासदी बनकर एक लंबी अनुगूंज छोड़ जाती है। बच्चन सिंह के यह महत्वपूर्ण तथ्य कथन हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। कविता का समारंभ, ये सरोज स्मृति जो रचना है उसका समारंभ गीता के रूपक द्वारा होता है और समापन गीता में प्रतिपादित कर्म संन्यास द्वारा। इन दोनों छोरों के बीच कवि अपने कर्म संघर्षों का चित्रण किया है। कर्म संन्यास उन्हीं की परिणति है। गीता उसे रक्षा कवच देती है। कन्या की मृत्यु गाथा को वह औदात्य और व्यंग विडंबना के ताने बाने से बुनता है। मृत्यु की यह गाथा निराला के अपने संघर्ष के बिना अधूरी रहती है। वे संघर्ष ही बाने के रूप में प्रयुक्त हैं, क्योंकि वे ही मृत्यु के कारण हैं। यानी इस रचना में आपको निराला के जीवन की संघर्ष, उनके साहित्यिक जीवन का संघर्ष, उनके साहित्यिक जीवन में जो असफलता आती है, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक अभाव में जो उनका जीवन गुजरा और इसी का एक कारण रहा उनकी पुत्री की मृत्यु, इन सभी उनके जीवन के दुखों और संघर्षों को भी कहीं ना कहीं हम इस रचना में देख पाते हैं। तो वे संघर्ष ही बाने के रूप में प्रयुक्त हैं, क्योंकि वे ही मृत्यु के कारक हैं। अर्थाभाव इसका मूल कारण है, ताना है अर्थाभाव। ठीक है, अर्थाभाव के कारण ही वे अपनी सरोज पुत्री जो है उनको उचित जो है चिकित्सकीय सुविधा भी नहीं दिलवा पाते हैं। अर्थाभाव इसका मूल कारण है, ताना है। यह अर्थोगमोपाय से अनभिज्ञ नहीं है। निराला अर्थगमोपाय से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, यह कथन है निराला का। साहित्यिक संघर्ष में वह सत घात से चूर्ण होता रहा, फिर भी उसे श्रेष्ठ साहित्यिक कर्म में आस्था बनी हुई है।
लेकिन बेटी के संदर्भ में उसे कवि कर्म की व्यर्थता का बोध होने लगता है। ये सब चीज़ें आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें नजर आएंगी। कन्या का विवाह और कान्य कुब्जों में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं में एक संघर्ष है। इन कारकों के रंध्रों को गीता का दर्शन भरता है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, शांत आदि परस्पर विरोधी रसों को एक साथ रखकर वह परिपाटीग्रस्त शास्त्रीय परंपरा को ध्वस्त कर देता है। कवि ने इस रचना में श्रृंगार रस, करुण, हास्य, शांति, शांत आदि सभी विरोधी रसों को एक साथ रखा है और इस प्रकार वो साहित्य की जो शास्त्रीय परंपरा है, परिपाटीग्रस्त परंपरा, उसको ध्वस्त करते हैं। पश्चिम में अत्यंत गंभीर काव्य और व्यंग को एक साथ रखना अनौचित्यपूर्ण माना जाता है, जबकि इस रचना में आपको गंभीरता, करुणा और व्यंग एक साथ देखने को मिलता है। किंतु इस कविता में विरुद्धों के इस सामंजस्य ने इसकी त्रासदी को और गहरा और संयमित बना दिया है। संयम और तटस्थता की पराकाष्ठा कन्या सौंदर्य के वर्णन में भी आपको देखने को मिलेगी। जब वो अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वो वहाँ क्या लिखते हैं? कांपा कोमलता पर सस्वर, जो माल कौस नौ वीड़ा पर, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिक प्रसार। कन्या के विवाह में अर्थ पुनः आड़े आ जाता है। जी, अर्थ यानी उनका आर्थिक अभाव। निराला लिखते हैं, वे कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद। और वे शिव रूपी वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, वर की तलाश करते समय निराला शिव रूपी वर की एक रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं इस रचना में। लिखते हैं, ये जो जमुना केसे कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उनके चरणों में यथा अंग, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजू ऐसी नहीं सकती, ऐसे शिव से गिरजा विवाह, करने की मुझ में नहीं चाह। पौराणिक शिव और कन्या कुब्ज शिव की विसंगतियों द्वारा घिनौनी सामाजिकता को नंगा कर दिया है कवि ने यहाँ। विवाह के प्रसंग में कुछ ऐसी अनुपस्थिति है जो इस प्रसंग के साथ पूरे काव्य को एक मौन करुण संगीत से भर देता है। यानी विवाह में जो कुछ उपस्थित रहना चाहिए वह चीज़ यहाँ अनुपस्थित है सरोज के विवाह में, और यह प्रसंग पूरे काव्य को एक मौन करुण संगीत से भर देता है। आज का आलोचक इन अनुपस्थितियों की तलाश पर अधिक बल देता है। इन्हें पंक्तियों की दरारों, रंध्रों और मौन में खोजा जा सकता है। विवाह राग यानी दिन रात की चहल पहल और जागरण यहाँ अनुपस्थित है। निराला की पुत्री की विवाह का जो प्रसंग है उसमें विवाह राग यानी दिन रात की चहल पहल और जागरण की अनुपस्थिति है। कन्या की पुष्पशैया भी स्वयं पिता ही रचता है और यह स्वयं पिता द्वारा कन्या की पुष्पशैया रचा जाना सरोज की माँ की मृत्यु की गंध को ले आता है। यानी सरोज बिन माँ की पुत्री है और माँ के सारे कार्य स्वयं पिता को ही निभाने पड़ते हैं, तो स्वयं सरोज की माँ की मृत्यु गंध ले आता है। घर में चहल पहल का भी अभाव है और यह घर में जो चहल पहल का अभाव है वो ब्राह्मण समाज में जो अछूत की याद दिलाता है। शकुंतला का स्मरण केवल कन्या की विदाई के दृश्य उपस्थित नहीं करता, बल्कि दोनों शकुंतलाओं का भेद भी संकेतित करता है। शकुंतला को कण्व ऋषि जो विदाई देते हैं उसके विवाह के समय और उसको जो सीख देते हैं, तो यहाँ पर शकुंतला का प्रसंग भी निराला ने रखा है। तो इसमें दोनों शकुंतलाओं यानी कि जो निराला की पुत्री हैं और जो पौराणिक आख्यानों में वर्णित शकुंतला है, दोनों के बीच का भेद भी संकेतित होता है। एक सुखांत रचना है तो दूसरा दुखांत। कविता का इतना काव्योपम दार्शनिक समापन इसके स्थापत्य को ही पूर्णता नहीं देता है, बल्कि गत कर्मों, अर्थखेद, सामाजिक रूढ़ियों की तोड़फोड़, भाग्य लिपि का खंडन, साहित्यिक संघर्ष,
मरण वरण आदि की कटुताओं को भी याद दिलाता है। शक्ति पूजन के समारोह समापन की तरह यह आरोपित नहीं है। काव्य देह के दिव्य बांध में न बनबेला बच सकी है, न शक्ति पूजा, न तुलसीदास। इस प्रकार यह बच्चन सिंह की आलोचनात्मक टिप्पणी है निराला की रचना सरोज स्मृति के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर सरोज स्मृति में की जो विषय वस्तु हैं, जिन बातों को उसमें रेखांकित किया गया है और जिन जिन अपने जीवन के जिन संघर्षों, जिन परेशानियों को निराला ने, जिन दुखों कष्टों को अपनी इस रचना में व्यक्त किया है, उन सब पर बच्चन सिंह की यह टिप्पणी है। तो इसी तरह के अन्य तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।